तो मार्क्स का जो हम सिद्धांत देख रहे थे, वर्ग संघर्ष, आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष की आलोचना की। तो इससे पूर्व वीडियो में आपने देखा था कि मार्क्स कैसे बताता है कि समाज में दो वर्ग हैं, आर्थिक आधार पर उसने वर्गों का विभाजन किया है और उसने माना है कि वर्ग अपने समान हितों के आधार पे बनते हैं। एक हित है जो पूंजीपतियों का हित है, जो लाभ कमाना चाहता है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। दूसरा मजदूरों का एक वर्ग है जो अपना श्रम है वो उत्पादन में खर्च करता है। उसके पास पूंजी के जो संसाधन है, भूमि है, पूंजी है, उन पे उसका स्वामित्व नहीं होने के कारण वह अपने श्रम को पूंजीपतियों को देता है। और मार्क्स मानता है कि यदि हम इतिहास को प्रारंभिक तौर से देखें तो केवल आदम साम्यवादी युग को छोड़कर बाकी जितने भी जब से उसने माना है कि व्यक्ति के जीवन में जब से संपत्ति का प्रवेश हो गया, अर्थात दास वर्ग, सामंत वर्ग, पूंजीपति वर्ग, उसने माना है कि ये सब जो वर्ग जो अवस्थाएं आई है, इन सभी अवस्थाओं में एक वर्ग ने, जिस वर्ग का स्वामित्व पूंजी और भूमि पर है, उस वर्ग ने हमेशा स्वामित्व विहीन वर्ग का शोषण किया है। और यह कहता है कि इन दोनों में अपने हितों को लेकर प्रारंभ से ही संघर्ष चला आ रहा है और इसी आधार पर उसने बताया कि यह संघर्षों का ही इतिहास है। आज तक जितना भी ये जो युग बदले हैं, जितना जो विकास हुआ है, वो केवल संघर्ष है, वो लगातार चलते आ रहे हैं। तो आलोचक हैं वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत से सहमत नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर मार्क्सवाद के इस सिद्धांत की, जो वर्ग संघर्ष का जो उसने सिद्धांत बताया है कि विश्व में केवल सभी देशों में उसका मानना है कि जो दो वर्ग हैं, केवल पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो ये आलोचक कहते हैं कि सबसे पहली अवधारणा तो मार्क्स की यही गलत साबित है कि वो केवल समाज में दो ही वर्गों की बात करता है। आलोचक कहते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं है, एक वर्ग और है जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में मध्यम वर्ग का कहीं भी जिक्र आप नहीं देखोगे। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग जो इस वर्ग में सबसे ज्यादा शामिल है, तो यह कहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग की बात कहीं भी मार्क्स नहीं करता है। मार्क्स बात करता है केवल श्रमिक और पूंजीपति। क्या तीसरा वर्ग नहीं है? आज बहुत बड़ा वर्ग आप देखते हैं समाज में, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, ये जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंजीनियर्स वगैरह आप देख रहे हो, ये सारे एक बड़ा वर्ग जो है मध्यम वर्ग का और बुद्धिजीवी जिनको हम कह रहे हैं, ये सारे बुद्धिजीवी वर्गों का। तो मध्यम वर्ग की बात यदि अपन करें तो मध्यम वर्ग की बात कहीं भी जो मार्क्स है वो नहीं कहता। इसका मतलब मार्क्स का आलोचक कहते हैं कि आधारभूत जो बातें हैं वही मार्क्स छिपा रहा है, वही मार्क्स हमें कहीं भी नहीं बता रहा है। और आलोचक कहते हैं कि समाज में जितने भी परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों में सबसे बड़ा जो रोल है वो इसी मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग का है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं ये सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आते हैं। तो मध्यम वर्ग की जो एक भूमिका है वो मार्क्स ने कहीं भी अपने सिद्धांत में नहीं बताई है। तो इस आधार पे आलोचक कहते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत है वो सत्य साबित नहीं होता है। उसने जो एक मुख्य वर्ग है जो बहुत बड़ी भूमिका समाज के डेवलपमेंट में निभा रहा है, उसकी बात उसने कहीं नहीं की है। इसका मतलब वो केवल अपने जो आर्थिक जो क्रांति का उद्देश्य है, केवल उस क्रांति के उद्देश्य को सफल करने के लिए वह एक तरीके से जो एक पक्ष है वो केवल श्रमिकों को दिखा रहा है। बाकी उसने समाज में जो बाकी वर्ग है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। अगली जो आलोचना हम बात करें तो आप देखें कि इतिहास है वो केवल संघर्षों का ही इतिहास नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हर युग में केवल संघर्ष होते रहे। यदि संघर्ष होते तो अभी तक सामाजिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता।
यदि संघर्ष होते तो संघर्ष में विकास नहीं होता है। विकास किसमें होता है? सहयोग और सामंजस्य में। तो हम प्रारंभिक काल से आज तक का जोर यदि हम दौर देखें तो हम मानते हैं कि लगातार विकास होता आ रहा है। तो विकास जहां है इसका मतलब वहां सहयोग और सामंजस्य अधिक है। तो सहयोग और सामंजस्य की बात कहीं भी मार्क्स नहीं कहता है। वो कहता है कि केवल एक ही वर्ग में आपस में केवल सामंजस्य, ऐसा नहीं है। यह भी यदि आलोचना की दृष्टि से हम देखें तो हम यह भी नहीं कह सकते कि एक वर्ग है उनमें आपस में प्रतिस्पर्धाएं नहीं होती, उनमें आपस में संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि पूंजीपति वर्ग जब समाप्त होगा वो इसलिए होगा, उसका एक कारण वो ये भी बताता है कि पूंजीपति वर्ग है वो आपस में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में उलझेगा, जिसमें छोटे पूंजीपति समाप्त होते जाएंगे और केवल बड़े पूंजीपति बचेंगे, उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। तो मार्क्स ने खुद ने अपने ही सिद्धांत में वर्ग में ही एक वर्ग संघर्ष और दिखाई देता है। समझ गए आप इस चीज को? तो ऐसा मजदूरों में भी होगा। उनके भी ऐसा नहीं कि सारे मजदूर अपने हितों को लेकर एक रहेंगे, उनमें भी आपस में संघर्ष होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसा एक आलोचकों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए इस आधार पर भी हम नहीं कह सकते कि वो सदा हमेशा अपने हितों के लिए। हो सकता है कि कुछ, जैसा प्रैक्टिकली आलोचक कहते हैं कि व्यवहार में देखा गया है कि मजदूरों में भी कई ऐसी यूनियंस बन जाती हैं जो उनमें से कुछ लोग हैं वो पूंजीपतियों के अधिक निकट रहते हैं और मजदूरों से अधिक अलग रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम करें। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि सहयोग और सामंजस्य भी उनमें होता है। आज जो मिल मालिक और मजदूर हैं उनके बीच में एक सहयोग की प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलती है। आज न केवल श्रमिक तक पूंजीपति सोचता है, बल्कि श्रमिक के फैमिली वेलफेयर के बारे में भी आज आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन्होंने अच्छी स्कूल्स वगैरह में है, बच्चों के लिए ट्यूशंस, जो बच्चों के लिए स्कूल्स, जो एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने अलग से व्यवस्थाएं कर रखी है। तो स्कॉलरशिप्स वगैरह की कई जगह आप देखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल श्रमिक तक ही पूंजीपति का रहा है। आज अधिकांश जो पूंजीपति वर्ग है, जो बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज वगैरह देखेंगे तो उनमें श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, और उसी के लिए आप देखिए कि उनका एक अलग सहयोग की प्रवृत्ति उनमें डेवलप होती है। तो मार्क्स का यह कहना कि वो केवल निजी लाभ के लिए श्रमिकों का रात दिन शोषण ही करेंगे, उनको अपने हितों के अलावा श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है, तो व्यवहारिक दृष्टि में वर्तमान समय में यदि हम बात करें आधुनिक समय की, तो ऐसा देखने में अब कम मिलता है। ठीक है, लाभ भी एक उनका कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाभ की वजह से उन दोनों में संघर्ष ही चलता रहा है। उसको अपने श्रम का यदि पर्याप्त उसे लगता है कि आप देखेंगे आलोचक तो ये भी कहते हैं कि बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जो बिल्कुल संतोषी हैं उनका जीवन, और उनको लगता है कि जितना उन्होंने मेहनत की उतना उनको मिल गया है, इसलिए वो क्रांति की बात नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में और ज्यादा डेवलपमेंट की बात करते हैं और अच्छी इंडस्ट्रीज में जाने की बात करते हैं। और एक आलोचक ये भी कहते हैं, वर्ग संघर्ष की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि वर्तमान समय में अधिकांश जो शेयर सिस्टम है उसमें पूंजीपतियों के साथ उस इंडस्ट्री में काम करने वाले, उस उद्योग धंधे में काम करने वाले, जो बड़े कंपनीज में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं, उन लोगों ने भी अपने शेयर डाल रखे हैं। तो जब अपने शेयर डाल रखे हैं और तो उनको कुछ बेनिफिट होता है, तो निश्चित रूप से उस लाभ का प्रतिफल भी मजदूरों को मिलता है। ऐसा बहुत जगह अब वर्तमान समय में, मार्क्स के समय तो हो सकता है ऐसा देखने को नहीं मिला हो, मार्क्स को बहुत ज्यादा लंबे, बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन वर्तमान समय में आज हम देखें तो इस आधार पर भी वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है मार्क्स का, वो खरा नहीं उतरता है। आज जो प्रॉफिट है पूंजीपति का, उसमें भी यदि श्रमिकों ने अपना शेयर सिस्टम डाल रखा है तो उनको उनके लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो मार्क्स का सिद्धांत है वो सही साबित नहीं होता है। इसी प्रकार मार्क्स ने, जो अभी अपन बात कर रहे थे, केवल दो ही आर्थिक वर्गों को प्रमुखता दी है, तो इससे भी आलोचक हैं वो सहमत नहीं है। आलोचक मानते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, जो आप इन्होंने जो जिस तरह की बात वो करता है, तो ये प्रैक्टिकली उस लेवल पे सत्य नहीं है जिस लेवल पे मार्क्स ने उनका प्रचार अपने सिद्धांत में किया है। ठीक है, और
और भी हम यदि इसकी आलोचना देखें तो एक आलोचना आप इस आधार पर भी कर सकते हैं कि कुछ आलोचक ये मानते हैं कि मार्क्स ने जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें केवल दो ही वर्गों की बात की है, मजदूर और श्रमिक वर्ग। लेकिन एक वर्ग प्रोडक्शन में भी आप देखेंगे कि एक वर्ग और है, ऐसा है जिसका प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं कि आज कोई भी एक बड़ी कंपनी है तो उसमें आप देखेंगे कि मैनेजर हैं जो पूरे काम को मैनेज करते हैं। अब इन मैनेजर्स को आप किस में शामिल करेंगे? जो मैनेजर्स हैं उनको आप किस में शामिल करेंगे? श्रमिक तो है नहीं, ना ये पूंजीपति हैं। तो ये वर्ग है, ये आप देखिए कि पूंजीपति और मजदूर श्रमिक हैं, उनके बीच की एक और कड़ी है जिसको मार्क्स कहीं भी प्रकट नहीं करता है। ये अपन प्रोडक्शन के लाइन में बात करें, मध्यम वर्ग की तो बात अपन ने की है कि सोसाइटी में तो मध्यम वर्ग है, उसकी तो बात उसने कहीं की नहीं है। लेकिन यदि हम उत्पादन का जो प्रोसेस है उसमें भी यदि हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसमें लेखाकार वगैरह हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, प्रबंधक मैनेजर वगैरह हैं। ये सारे के सारे जो हैं उनकी बात भी मार्क्स ने कहीं नहीं की है, जो कि जिन्हें आप ना पूंजीपति कह सकते ना आप उनको श्रमिक की उसमें रख सकते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लाइन में मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूरी बात नहीं बताई है वर्ग संघर्ष में। और एक बड़ी संभावना जो आपने पढ़ा होगा, लास्की वगैरह ने जो आलोचना की थी, उनका भी ये मानना है कि वर्ग संघर्ष की बात जब मार्क्स करता है, वर्ग संघर्ष होने के बाद की स्थिति जिसे वो कहता है कि साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि एक संभावना ये बनी रहेगी कि जब इस तरह की क्रांतियां होगी तो वो क्रांति कहीं जिस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ी जाएगी उसकी तरफ चली जाएगी और अधिनायक तंत्र की उत्पत्ति होने की संभावनाएं भी लास्की कहता है कि हम मना नहीं कर सकते कि अधिनायक तंत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। अधिनायक तंत्र भी उत्पन्न हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वहां जाने के बाद में क्रांति हो गई और मजदूरों में और किस चीज को लेकर आपस में हो गया, बंटवारे को लेकर हो गया, श्रम का जो एक विभाजन है उसको लेकर आपस में कोई बात हो गई, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को शासन की प्रबंधन की जो बागडोर है वो देनी पड़ेगी और वही प्रबंधन जो शासन के प्रबंधन में कन्वर्ट होके वो उस व्यक्ति को बड़ा पावरफुल बना देगा। और साम्यवादी राष्ट्रों में आपने इसको व्यवहार में देखा भी है, जो उनकी आशंका है वो कहीं गलत साबित नहीं हुई है। इस दृष्टि से भी मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि मार्क्स जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी, उसका कोई आधार नहीं है कि क्रांति पूर्ण होने के बाद में, क्रांति जब कंप्लीट हो जाएगी तो केवल वर्ग विहीन और राज्य विहीन साम्यवादी अवस्था, एक आदर्श अवस्था स्थापित होगी। वो ये कहता है कि ऐसी स्थिति कल्पना की जा सकती है लेकिन उसकी गारंटी नहीं जा सकती, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन मार्क्स नहीं दे पा रहा है कि वर्ग संघर्ष के बाद की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य वो कहीं प्रकट कर रहा हो। तो इसको लेकर भी मार्क्स की आलोचना की जाती है। और व्यवहार में जब सोवियत संघ को आपने देखा है, पूर्वी यूरोपीय कुछ राष्ट्रों को आपने देखा जहां समाजवादी व्यवस्थाएं जोर पकड़ रही थी, वहां भी एक झटके से किस तरीके से आप देखिए कि वापस एक वहां एक परिवर्तन हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के साथ ही आज हम देख रहे हैं कि वापस वो राष्ट्र धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो कम्युनिज्म जो बिलीव करते थे बहुत ज्यादा, वो राष्ट्र खुद भी अब धीरे धीरे अपने राष्ट्रों में उन्होंने एक तरीके से पूंजीवादी प्रवृत्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया है। और बाकी जिन राष्ट्रों में जैसे सोवियत संघ वगैरह का जहां साम्यवाद का पतन हुआ, विघटन हो गया, उसके बाद में आप देखिए वहां दोबारा पूंजीवाद कई जगह स्थापित हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी है वर्ग संघर्ष की जो उसने की थी कि ये वर्ग संघर्ष कहां समाप्त होगा? साम्यवाद पे जाके होगा। तो इसका भी व्यवहार में जो जिन राष्ट्रों ने साम्यवाद को अपनाया वो भी उसका सही परिणाम नहीं दे पाए। तो इस आधार पर भी मार्क्स की वर्ग संघर्ष की आलोचना की जाती है। और एक हम आलोचना इस आधार पर भी कर सकते हैं कि मार्क्स ने राष्ट्रवादी जो तत्व है उस तत्व की भी मार्क्स ने कहीं बात नहीं की है। वो कहता है कि
विश्व के सारे मजदूरों एक हो जाओ, और उसका ये मानना भी था कि विश्व के सारे मजदूर एक होंगे, क्रांति करेंगे और पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना होगी। लेकिन व्यवहार में आप देखिए कि सारे मजदूर हैं वो भी आपस में राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से आगे नहीं निकलते हैं। हमने देखा है दूसरे विश्व युद्ध का एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब हुआ उस समय लोगों के लिए अपने आर्थिक हित इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट था अपना राष्ट्र। और आज भी देखते हैं जब बात राष्ट्र की आती है तो फिर सब लोग, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे जितने भी वर्ग हैं, सारे वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हैं, ये सारे वर्ग हैं वो एक हो जाते हैं। उनके लिए अपना राष्ट्र इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्र एक नंबर पे होता है, बाकी चीजें सारी साइड में हो जाती है, बाकी चीजें सारी गौण हो जाती है। तो आलोचक ये कहते हैं कि इस बात का कि सारे विश्व के मजदूर राष्ट्रों की सीमाओं का दायरा तोड़कर और एक हो जाएंगे, ये वो मानते हैं कि ये केवल एक मार्क्स की कल्पना ही है। आज भारत के मजदूर हैं वो जब बात आती है राष्ट्र के ऊपर तो वो सबसे पहले भारत को ही प्राथमिकता देते हैं। अब ऐसे हजारों एग्जाम्पल आए हैं जहां राष्ट्र के लिए लोगों ने अपने हितों को छोड़ दिया है, अपने, चाहे वो आर्थिक हित है, चाहे सामाजिक हित है, चाहे अपनी और जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्र की जब बात आती है तो उस राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की जब बात आती है, उस समय हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र का, तो ये आलोचक ये कहता है कि उस समय वो अपने राष्ट्र के पूंजीपति को सपोर्ट करना बेहतर पसंद करेगा बजाय शत्रु राष्ट्र के मजदूरों के। तो ये भी एक इस आधार पर भी जो राष्ट्रवादी तत्व की जो उपेक्षा की है कि हम केवल एक आइडियल स्थिति की बात करें तो ये ऐसी कल्पना की जा सकती है, बाकी ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक यदि हम बात करें, तथ्यों की बात करें, यथार्थ पे बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सबसे प्रमुखता देता है, राष्ट्र उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो एक इस आधार पर भी मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। और एक जो हम लगातार देखते जा रहे हैं कि मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीपति धीरे धीरे कम हो जाएंगे और मजदूर बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में जब क्रांति होगी तो इस वर्ग संघर्ष की समाप्ति मजदूरों की समाप्ति के साथ ही हो जाएगी। तो व्यवहार में आज हम देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में आप देखें तो आप देखिए कि लगातार पूंजीपतियों की वृद्धि होती जा रही है। उनको श्रमिक भी आप देखिए कि दूसरे राष्ट्रों से, विकासशील राष्ट्रों से उनको श्रमिक बुलाने पड़ते हैं श्रम के लिए। तो ये भी स्थिति विकासशील राष्ट्रों में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्तमान में इतने कानून बन चुके हैं। आज उसने कहा था कि राज्य है वो केवल हेल्प कर रहा है श्रमिकों की, उनकी पूंजीपतियों की। तो व्यवहार में हम देखें तो आज इतने लेबर एक्ट बन चुके हैं, विकसित कंट्रीज हो चाहे विकासशील कंट्रीज हो, कि लेबर एक्ट ने वर्ग संघर्ष की जो मार्क्स की स्थितियां हैं उनको एक तरीके से ब्रेक लगा दिया है। तो इस आधार पे, इन सभी आधारों पे मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है।